हेलो प्यारे साथियों, तो आज सेकेंड ईयर में आप लोगों को वेलकम करता हूं और दो ज़बरदस्त प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक आपके सामने दिख रहा है, एक प्रश्न और है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझिएगा, एग्जाम में इस बार पूछा गया ये प्रश्न है हाइपरटेंशन के बारे में। इस बार जो है पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। MP में पूछा गया था हाइपरटेंशन के बारे में। तो आप लोग को एक प्रश्न ये हो गया और एक प्रश्न RH के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसे हम लोग रूमेटिक फीवर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे हाइपरटेंशन और RH के बारे में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा, PDF आप लोग मोबाइल में फुल करते जाइएगा डेली बाय डेली, याद नहीं होने वाला है। सीधी सी बातें हैं, हम देखते हैं नहीं देखते हैं वीडियो। मैं यही कहता हूँ ना कि मैं अपने मेहनत और अपने रेगुलरिटी के लिए कि मेरे जो है कोई दिक्कत ना हो मेरे साइड से, इसलिए मैं आप लोग का रेगुलर वीडियो बनाता हूँ। ना तो अभी तक अगर कोई दूसरा होता मेरे जगह पे छोड़ दिया होता, इन्फॉर्मेशन वाला ही वीडियो डालता, अच्छा रहता, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, अगर आप लोगों में से 10 स्टूडेंट भी होंगे जो अच्छे से पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो उन 10 का ही जो है काम किया जाए। और 10-15 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको अगर वीडियो का ड्यूरेशन दिखाने लगूँ ना, 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो रहता है, समझाते हैं इतना बढ़िया से हर एक चीज़ जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, सब चीज़ समझाते हैं। फिर भी लोग कितना देखते हैं पता है? 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट ही एवरेज लोग देखते हैं, एवरेज, समझ गए? तो समझ सकते हैं। अब इसी में कोई लोग होंगे जो पूरा देख लेते होंगे, जिसके कारण 3 से 4 मिनट एवरेज रहता है, वरना ये भी 3 से 4 मिनट नहीं रहता, आते हैं और जाते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत जल्दी एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा जो आप लोग को पढ़ने पर बाधित कर देगा, और ये हकीकत न्यूज़ है, आप लोग को जल्दी बताएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। यह आपके 20वां नंबर का वीडियो है MSN2 का। लिख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। 20वां वीडियो है MSN2 का। और बात किया जाए तो यह जो है यूनिट नंबर 6 का है, कार्डियोवास्कुलर, आप लोग को पता है, ठीक है। वाहिका तंत्रीय विकार संबंधित चैप्टर का नाम है, और वास्कुलर डिसऑर्डर, वास्कुलर डिजीज, और यह 6ठा यूनिट है, 20वां वीडियो है MSN2 का। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप जिसे हम लोग बोलते हैं, या इसी को BP का भी प्रॉब्लम, BP का भी बीमारी बोल सकते हैं। हाइपरटेंशन का अर्थ ही होता है कि BP का समस्या, ठीक है। उच्च रक्तचाप मतलब जिसको BP का समस्या रहता है, BP अगर जिसका बढ़ा हुआ रहता है उसे हाइपरटेंशन का मरीज कहते हैं, यानी इसे उच्च रक्तचाप जो है इसे कहते हैं, ठीक है। समझ गए चीज़ों को। चलिए इसके हमको कारण लिखना है कि किन कारण से उच्च रक्तचाप होता है। अगर किसी को उच्च रक्तचाप होता है तो लक्षण चिन्ह क्या होते हैं, और इसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हमको यही देखना है, ठीक है। चलिए, हाइपरटेंशन को शॉर्ट में HTN भी लिखा जाता है, तो कहीं अगर HTN देखिएगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, हाइपरटेंशन पहले समझ लीजिए क्या होता है। माय डियर, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल सामान्य एक व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का जो उच्च रक्तचाप होता है वह 120 से 80 mmHg होता है। इतना आप लोग जानते हैं। तो वही कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप इतना होता है। जब किसी भी कारण व्यक्ति के रक्तचाप में अस्थायी वृद्धि होती है तो उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। देखिए, जिसका BP वाला समस्या आ जाता है ना, तो समझिए BP दवाई लेने पर ठीक रहता है, दवाई नहीं लेगा तो उसका अस्थायी रूप से जो है वह वृद्धि रहता है, मतलब हमेशा जो है उसको रक्तचाप बढ़ा ही हुआ रहता है BP वाले में, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि अगर किसी का जो है शारीरिक एक्टिविटी के कारण अगर बढ़ गया है तो उसमें BP का समस्या आ गया, नहीं। ये अस्थायी होता है। अगर जिसको हाइपरटेंशन का बीमारी होगा उसमें अस्थायी रूप से जो है यह रक्तचाप में वृद्धि होता है, ठीक है, और वह रहता है, समझ गए, अस्थायी रूप से। अर्थात सिस्टोलिक प्रेशर 140 mmHg या इससे अधिक हो, या डायसिस्टोलिक दबाव 90 mmHg या इससे अधिक हो, तब यह स्थिति उच्च रक्तचाप को प्रमाणित करती है। माय डियर, 120 से 80 तो मेरा नॉर्मल माना जाता है, आप लोग को पता है, सामान्य होता है, mmHg होता है। लेकिन अगर कोई शारीरिक बूढ़ा आदमी है, या कोई बहुत ज़्यादा एथलीट पर्सन है, बहुत ज़्यादा दौड़ता है, बहुत ज़्यादा खेल कूद करता है, तो हो सकता है उसमें जो है BP 140 के अंदर तक अगर है तो उसके शारीरिक क्रिया के अनुसार, एज के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं 140 तक, ठीक है, जो कि कंट्रोल वाला माना जाता है। सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है 80 के जगह पर 90 हो सकता है किसी कारणवश, ठीक है। तो अगर 140 और 90 इतना और इसके अंदर में है तो हम लोग मानते हैं कि BP
अपने अंदर कंट्रोल वाला है, ठीक है। लेकिन अगर यह जो है 140 से 90 के ऊपर हमेशा रह रहा है तो समझिए आपको डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है, और यह जो है HTN का कंडीशन है, समझ गए, हाइपरटेंशन का कंडीशन होता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग जानते हैं ऊपर वाला को सिस्टोलिक दाब कहते हैं और नीचे वाला को डायसिस्टोलिक कहते हैं, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश देख लीजिएगा। अब कारण क्या होता है, तो माय डियर किसी को भी हाइपरटेंशन यानी हाइपर मतलब क्या होता है, अधिक, तीव्र, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के अलग अलग प्रमुख कारण होते हैं, जिसको नीचे में देख लीजिए क्या क्या कारण होते हैं। पहला है कि फैमिली हिस्ट्री, वंशानुक्रम या पारिवारिक इतिहास सही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है मोटापा, बहुत ज़्यादा मोटापा होने से भी बीपी का प्रॉब्लम आने लगता है। मानसिक, अगर मेंटल डिस्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो बीपी बढ़ने का जो है खतरा रहता है, बीपी का प्रॉब्लम होने का। अगर आप एल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये भी कारण हो सकते हैं। तंबाकू का सेवन अगर रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो यह भी कारण होगा। धूम्रपान करते हैं तो यह भी कारण होगा। अत्यधिक नमक वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे भोजन में बहुत ज़्यादा नमक वगैरह का लेना, तो यह भी कारण हो सकते हैं। अत्यधिक आराम करना, बहुत ज़्यादा रेस्ट भी करते हैं तो यह भी समस्या हो सकता है। और मधुमेह, उच्च वसा युक्त भोजन का आप जो है मधुमेह भी जो है, अगर किसी को डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में हाइपर का देखते होइएगा बीपी का समस्या ज़्यादा बना रहता है, ठीक है। अगर कोई उच्च वसा का हाई लिपिड का भोजन करता है तो उसमें भी जो है ये प्रॉब्लम आता है। तो ये सब कारण है जो कि आपके दैनिक जीवन में होने वाला कारण है। वंशानुक्रम, फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि आपके पारिवारिक इतिहास में कोई बीपी से ग्रसित होगा तो हो सकता है आगे आपके वंश में आप में भी हो सकते हैं। मोटापा कारण बन सकता है, क्योंकि मोटापा वाले व्यक्ति का देखते होइएगा कि थोड़ा देर दौड़ने पर बहुत ज़्यादा जो है उससे श्वसन गति बढ़ जाता है, हाँफने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि उसका जो प्रेशर है ब्लड का बहुत तीव्र हो जाता है। तो मोटापा वाला व्यक्ति में ब्लड प्रेशर तीव्र रहता है। मानसिक दबाव, बहुत सारे मेंटल प्रेशर के कारण भी जो है व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है। शराब सेवन करना, रेगुलर बेसिस पर शराब का सेवन करने वाले भी इसके शिकार होते हैं। जो तंबाकू का सेवन करता है, टबैको च्यूइंग, उसको भी हो सकते हैं। धूम्रपान करने वाले को भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। अत्यधिक नमक का सेवन भी करने से चीज़ें हो सकता है। अत्यधिक आराम, रेस्ट करना भी जो है घातक होता है शरीर के लिए। और मधुमेह भी इसके कारण हो सकते हैं। उच्च वसा वाला भोजन का प्रयोग करना भी इसका जो है कारण हो सकते हैं। ये सब जो है आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक जो है एक्सेसिव जो है एक्सरसाइज करना भी, फिजिकल एक्टिविटी भी करना इसका कारण बन सकता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपके रीजन होते हैं, कारण बता दिए। ये सब आपके दैनिक जीवन वाला कारण है, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठ कर आ गया है, ठीक है ना। हाइपरटेंशन के लक्षण और चिन्ह, अब मानिए किसी व्यक्ति में बीपी का परेशानी है, उसका बीपी हमेशा 140 और 90 से ऊपर जो है रह रहा है, तो यह कंडीशन में उसको क्या क्या लक्षण होगा, एक बीपी वाले पेशेंट में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो माय डियर, एक बीपी हाइपरटेंशन वाले में निम्न लक्षण व चिन्ह देखते हैं, ठीक है। पहला, उसका शरीर में ट्रिमर होने लगेगा, कंपन, हाथ पैर थरथराने लगेगा, ठीक है, पसीना आने लगेगा। इसीलिए देखते होइएगा कि अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम रहता है और वह जो है झगड़ा होते समय या कहीं पे ऐसा सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो, वहाँ पे जाते ही व्यक्ति जो है हाथ पैर कांपने लगता है, दिल जो है धड़कने लगता है उसका। ऐसा क्यों होता है? वह ब्लड प्रेशर बढ़ने से होता है, ठीक है। पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आता है हाई ब्लड प्रेशर वाले को। श्वसन कष्ट, डिस्पोनिया होने लगता है, श्वसन में परेशानी होने लगता है। दूरदृष्टि, व्यक्ति का जो है दूरदृष्टि होने लगता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना। सोफ या सूजन, शरीर में सूजन हो सकते हैं, ओडिमा जिसे बोलते हैं। चक्कर आना, वर्टिगो पेशेंट में आ सकता है, ठीक है। मति भ्रम हो सकता है, मतलब थकान, डिजीनेस, व्यक्ति के अंदर चक्कर आ सकता है। ये सब चीज़ें जो है हो सकते हैं। तो देख लीजिए, यही प्रमुख लक्षण है। ट्रिमर आना शरीर पर, पसीना आना, श्वसन कष्ट होना, दूरदृष्टि का होना, सूजन होना, चक्कर आना, मति भ्रम होना, यह सब जो है हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण होते हैं, चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो ये सब भी जो है आपके दैनिक है। जैसे नॉर्मल समझिएगा, देखते होइएगा किसी का अगर बीपी बढ़ता है तो शरीर में कंपन होने लगता है, ठीक है, पसीना आने लगता है, श्वसन में कष्ट होने लगता है तो उसे पानी वगैरह पिलाया जाता है। दूरदृष्टि हो जाता है, सोफ या सूजन हो जाता है बॉडी में, ठीक है, ओडिमा, चक्कर आने लगता है व्यक्ति को, और मति भ्रम यानी डिजीनेस होने लगता है, थकान, ये सब वगैरह होने लगता है, समझ गए। तो यह चिन्ह व लक्षण हो गया। अब हम लोग हाइपरटेंशन वाले का जो है प्रबंध कैसे करेंगे। अब प्रबंध में बहुत सारे प्रबंध होगा, नर्सिंग प्रबंध होगा, मेडिकल प्रबंध होगा, ठीक है, तो बहुत सारे प्रबंध होगा। तो चलिए इसके प्रबंध में देखते हैं।
अब इसके उपचार में जो शिक्षा दिया जाता है कि धूम्रपान बंद कर दीजिए, स्टॉप जो है स्मोकिंग, ठीक है। शराब ले रहे हैं तो स्टॉप एल्कोहल, वजन कम कीजिए, अगर मोटा शरीर है तो वजन कम कीजिए, कम नमक का खाना खाइए, वसा मुक्त भोजन कीजिए, ज़्यादा ऑयली ज़्यादा फैटी भोजन का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। नियमित एक्सरसाइज करें, हल्का फल्का रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, आराम मुद्रा और तकनीकी अपनाइए, ऐसा तकनीक कराइए जिसमें जो है आपको आराम का एहसास हो, बहुत ज़्यादा जो है आप एक्टिविटी ना करें। तो ये सब जो है चीज़ें आपके छोड़ना पड़ेगा, ये प्रबंध में लिखना पड़ता है, ठीक है। यह उपचार का विधि है, ये सब बीपी वाले पेशेंट को बताया जाता है कि अगर धूम्रपान ले रहे हैं बंद कर दीजिए, शराब ले रहे हैं बंद कर दीजिए, वजन ज़्यादा है तो कम कीजिए, कम नमक खाइए, वसा मुक्त भोजन कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, आराम मुद्रा तकनीक का अपनाइए। तो ये सब उपचार में बताया जाता है, ये सब प्रबंध है हाइपरटेंशन का, ठीक है। ये हो गया। अब आता है औषधीय उपचार, कुछ है अब वो सब जो है कुछ जो है शिक्षा दिया जाता है प्रबंध में। अब जो होता है वह होता है आपका कि औषधीय उपचार दिया जाता है। अब औषधीय उपचार में डायूरेटिक दिया जाता है जो मूत्र को बहुत ज़्यादा निकालता है शरीर से। अब जब शरीर से बहुत ज़्यादा मूत्र निकल जाएगा, पानी निकलेगा तो प्रेशर कमेगा शरीर में, तो फुरसेमाइड, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए पोटेशियम रिच डायूरेटिक दिया जाता है, थियाजाइड होता है, बहुत सारे जो है आपके अलग अलग जो है डायूरेटिक दवाइयाँ होते हैं, ठीक है। फुरसेमाइड इसमें सबसे जो है फुरसेमाइड, टॉर्सेमाइड, बहुत माइड वाला होता है, यह सब डायूरेटिक दवा ही होता है। यह सूजन को भी कम करता है और यह शरीर से पानी को भी अत्यधिक निकालता है जिसके कारण प्रेशर कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो है बहुत अच्छे दवाइयाँ होता है, याद रखिएगा। एटिनोलॉल, प्रोप्रेनॉल, यह सब क्या करता है हमारे शरीर में बीटा ब्लॉकर्स का काम करता है, ठीक है। माय डियर, आपको बता दें कि इससे पहले मैं एंजाइना वाला वीडियो डाला था ना, तो उसमें भी मैंने बीटा ब्लॉकर्स पढ़ाया था, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स वहाँ भी बताया था उपचार में। तो एक आदमी, अब वो बच्चा था या क्या था हमें पता नहीं है, वो आके कमेंट किया कि गलत पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बीटा ब्लॉकर्स का ये नहीं है काम, ये नहीं है काम। मैंने कोई भी चीज़ बताते हैं आप लोग को, जहाँ पे गलती हो जाता है वहाँ पे हम बोल देते हैं कि हाँ ये गलत है, यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग। लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा रहता है तो वहाँ पे फिर बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आके ज्ञान हमें दे रहा था कमेंट में, फिर मैंने उनको समझाया कि आप अच्छे से ज्ञान लेकर आइए, आप अभी अधूरे ज्ञान लेकर घूम रहे हैं, यही कारण है कि आपको डाउट में पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि बीपी के बीमारी जिसको रहता है ना, तो उसे डायूरेटिक दवा भी दिया जाता है। डायूरेटिक का क्या काम होता है कि शरीर से जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको निकालता है, ठीक है। मूत्र को निष्कासन को तेज करता है, ज़्यादा मूत्र आता है जिससे शरीर में प्रेशर जो है समान होता है, ठीक है ना। सूजन में भी डायूरेटिक दवाइयाँ दिया जाता है। सूजन कब होता है? जब शरीर में पानी का मात्रा अधिक हो जाता है तो सूजन बढ़ने लगता है, तो उसका भी जो है काम करता है डायूरेटिक्स। तो वह बच्चा या जो भी आदमी हो, उसके बाद जब मैंने उससे बताया कि आप अपना ज्ञान अच्छे से लीजिए, अभी आपके ज्ञान का अभाव है, कम ज्ञान लेके आप घूम रहे हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हैं कि ये ना होगा, ये ना होगा, गलत बता रहे हैं। तो उसके बाद बेचारा जो है कमेंट जो है वो डिलीट अपना कर दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया। हम समझ गए कि ऐसे ऐसे आदमी पढ़ने वाले नहीं होते हैं, दूसरे को ज्ञान देने वाले होते हैं, समझ गए। तो बीटा ब्लॉकर्स का जो काम होता है यह एंजाइना में भी मरीजों को दिया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर में भी दिया जाता है, समझ गए चीज़ों को। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है एंजाइना को खतरा को बढ़ाता है, समझ गए। तो इसीलिए जब बीटा ब्लॉकर्स देगा यह रक्तचाप को भी कम करेगा, तो ऑटोमेटिक है एंजाइना, शरीर चेस्ट में पेन कम होगा, ठीक है ना। तो बीटा ब्लॉकर्स में दवाइयाँ होता है एटिनोलॉल, प्रोप्रेनॉल। नॉल वाला जो दवाइयाँ आएगा ना, लॉल वाला दवाइयाँ समझ जाइएगा, नॉल वाला दवाइयाँ, लॉल वाला जो दवाइयाँ आएगा ना जिसके लास्ट में रहेगा, समझिएगा कि वो कहीं ना कहीं बीपी को कंट्रोल करने वाला दवाइयाँ होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बीटा ब्लॉकर्स में एटिनोलॉल और प्रोप्रेनोलॉल, ठीक है, याद रखिएगा। दो दवाइयाँ हैं, एटिनोलॉल और प्रोप्रेनोलॉल, ओके, याद रखिएगा। तीसरा है कैल्शियम चैनल ब्रेकर्स है। कैल्शियम चैनल ब्रेकर्स होता है, उसमें होता है आपका एक होता है बहुत प्रचलित दवाइयाँ हैं एम्लोडोपिन, ठीक है, एम्लोडिपिन, ठीक है, एम्लो, याद रखिएगा आप लोग, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन याद रखिएगा, एम्लोडिपिन, ठीक है। यह दवाइयाँ बहुत प्रचलित होता है, हाई ब्लड प्रेशर में दिया जाता है और यह कैल्शियम चैनल ब्रेकर्स होता है, ब्लॉकर होता है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होता है। जैसे निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, यह सब जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का एग्जाम्पल है। चौथा है इन्हीबिटर दिया जाता है, जैसे कैटोप्रिल, एनालप्रिल, यह सब जो है एसीई इन्हीबिटर है और एसीई इन्हीबिटर भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए होता है, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स भी हाई ब्लड प्रेशर में दे सकते हैं और यह सब दवाइयाँ एंजाइना में भी काम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब दवाइयाँ हो गया, ओके।
बाकी नर्सिंग प्रबंध आप लोग लिख दीजिएगा। नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊंगा मैं, चूँकि टाइम पास कर जाएगा। 2 क्वेश्चन करना है, तो आप नॉर्मल समझिए कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन का मरीज है, तो आप उसको खाना में क्या देंगे, आप दवाई कैसे देंगे, क्या शिक्षा देंगे, एज ए नर्स आप टोटल चीज़ों को आप उसको लिखना पड़ता है, बीमारी, लक्षण, कारण से संबंधित। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे ऐसे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जिनको अगर दिक्कत होगा, जो आप नहीं सोच पाएंगे खुद से, तो उनके लिए पीडीएफ में हम दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा नर्सिंग प्रबंध हाइपरटेंशन के लिए। ओके, ऐसे तो मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी नर्सिंग प्रबंध लिखिए तो कम से कम 4-5 पॉइंट बनाइए और उस 4-5 पॉइंट पर आधारित नर्सिंग प्रबंध लिखें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। अब एक हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य शिक्षा क्या देंगे, आपसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा में पूछ सकता है 5 नंबर में कि हाइपरटेंशन के मरीजों को स्वास्थ्य शिक्षा को बताएं। तो चलिए देख लीजिए स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, यहीं पे स्वास्थ्य शिक्षा है। रोगी को प्रक्रिया के बारे में शिक्षा प्रदान करें कि यह कैसे चलता है। दवाइयों से संबंधित शिक्षा बताएं कि कौन से दवाइयाँ कब लेनी है। पोषण एवं भोजन का उचित सलाह देनी चाहिए कि कम जो है नमक का भोजन लीजिए। मतलब जिनको अगर नर्सिंग प्रबंध लिखना आ जाएगा, वो आराम से किसी भी बीमारी के स्वास्थ्य शिक्षा भी लिख सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब क्या होता है कि क्या सलाह देंगे उस बीमारी के लिए, आप क्या क्या उपयुक्त सलाह देंगे जो मरीज को बेहतर तरीके से जीवन जीने के लिए मदद करेगा। तो यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, यह भी उसी प्रकार से। ठीक है, तो स्वास्थ्य शिक्षा भी आप लोग लिख दीजिएगा। जो जो मेन था मैंने बता दिया, चाहे नर्सिंग प्रबंध हो या स्वास्थ्य शिक्षा हो, आप दोनों में लक्षण कारण का मदद लेकर आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश दे दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक बेस्ट क्वेश्चन है हमारा आरएचडी। आरएचडी जो है हम लोग को रिमेटिक हार्ट डिजीज होता है, या इसी को आपको रिमेटिक हार्ट डिजीज नहीं देकर रिमेटिक फीवर के बारे में पूछेगा, जिसे हम लोग को अमावती ज्वर भी कहते हैं, अमावती बुखार भी कहते हैं। इसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार सब बताना है, या यही क्वेश्चन को रिमेटिक हार्ट डिजीज भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रूमेटिक फीवर। अब रूमेटिक फीवर जो होता है, यह ग्रुप ए के बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन है, मीन्स प्रदाह है। प्रदाह में क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि उस शरीर का एक रिएक्टिव होता है, जहाँ पे सूजन हो जाएगा, ठीक है, दर्द होगा, ठीक है, लालिमा हो जाएगा वहाँ पे। तो यह सब जो है होता है इन्फ्लामेशन के अंदर। ठीक है, तो यही कहता है कि ये जो फीवर होता है या फिर यह जो हार्ट डिजीज होता है, यह ग्रुप, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यह जो आरएचडी होता है ना, यह आरएचडी यह फीवर के बाद ही होता है। ठीक है, अगर किसी को यह रिमेटिक फीवर हो और वह ध्यान नहीं दे तो वह उससे जो है हार्ट डिजीज में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो रिमेटिक फीवर से जो हृदय का रोग होता है उसे ही हम लोग जो है रिमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यही कहता है कि यह ग्रुप ए के बेटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी जानते हैं ना, यह बैक्टीरियल आपके कॉकी ग्रुप का होता है, पता है ना चाहिए। ठीक है, यह बीटा हेमोलाइटिक ए ग्रुप के स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होने वाला सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन है। ठीक है, इसमें बुखार हो जाता है, वह जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है, इसे अमावती ज्वर भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि बुखार होता है, वह जो ज्वाइंट होता है ना, उस ज्वाइंट में अत्यधिक पेन के साथ बुखार होता है, इसीलिए इसे अमावती ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे इंपॉर्टेंट है, आगे समझिए। रूमेटिक हार्ट डिजीज आरएचडी एक ऐसी अवस्था यानी दशा होती है जिसमें हृदय की वाल्व अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब कोई व्यक्ति को फीवर हुआ, पहले रूमेटिक फीवर हुआ, ठीक है, लेकिन वह व्यक्ति ध्यान नहीं दिया, नॉर्मल फीवर माना और इधर उधर के दवाइयाँ खाया और यह फीवर उसमें भयंकर रूप ले लिया और यही फीवर जो है व्यक्ति के हार्ट के वाल्व को डैमेज कर देता है और उसके बाद व्यक्ति में यही रूमेटिक हार्ट डिजीज हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपसे रूमेटिक फीवर पूछे या आरएचडी पूछ दे, दोनों दशा में आप इसके जो भी चीज़ कारण लक्षण होगा सब में एक जैसे होगा। समझ गए, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। यह फीवर होने के बाद ही आरएचडी होता है, समझ गए ना, समझ लीजिए। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज एक ऐसी दशा है जिसमें हृदय की वाल्व अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वाल्व आप लोग को पता है मिट्रल वाल्व होता है, ठीक है, ये सब वाल्व ही होता है, ठीक है ना, ट्राइस्फिडक वाल्व होता है। तो ये सब वाल्व होता है जो ब्लड को
एक से दूसरे जो है चेम्बर में जाने में खुलता है और बंद होता है, यही वाल्व होता है। ठीक है, यह एक इन्फ्लामेटरी बीमारी है, ऊपर बताए हैं यह एक क्या है, इन्फ्लामेटरी बीमारी है जिसमें सीने व जोड़ों में दर्द होता है ना, यहाँ पे जोड़ों में दर्द, सीने में दर्द, यह सब बुखार के साथ ही उत्पन्न होता है। बुखार भी अगर किसी को रूमेटिक फीवर होता है ना तो उसके सीने में दर्द शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अगर कोई नज़रअंदाज करता है तो उसका हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है और बाल्ब जो है ख़राब हो जाता है। और जोड़ों में दर्द तो होता ही है, कमजोरी, बुखार, हृदय का तेज़ी से धड़कना, रैश व गले में सूजन आदि लक्षण होते हैं। तो यही हमारा आरएचडी है और यही हमारा रूमेटिक फीवर भी है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। फीवर के बाद ही यह हृदय रोग हो जाता है जिसे आरएचडी कहते हैं। समझ गए, जिसमें हृदय का वाल्व जो है विकृति हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, देख लीजिएगा। ओके, अब इसके कारण होने के कारण क्या है, चूँकि यह एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, मतलब यह एक इन्फेक्शन वाला डिजीज है जिसके कारण फीवर होता है और फिर फीवर के बाद जो है यह हार्ट डिजीज हो जाता है। समझ गए, तो हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यह मेन कारण होता है जो कि ग्रुप ए के बीटा हेमोलाइटिक के कारण होता है और यह स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया होता है। अनुवांशिक भी हो सकता है किसी में ये चीज़ें, और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब ऊपरी खासकर ऊपरी जो हमारा श्वसन संक्रमण होता है, श्वसन नाल का ऊपर वाला जो संक्रमण होता है, यह जो है व्यक्ति में से प्रॉब्लम कर सकता है जिससे उसका बुखार आ जाए या हृदय का वाल्व खराब हो जाए तो उसे आरएचडी या फिर रूमेटिक फीवर हो जाता है। तो कारण में यही है स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया, हेरिडेटरी अनुवांशिक और ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब इसमें लक्षण वह क्या दिखते हैं, तो चूँकि हम लोग जानते हैं इसमें तेज हाइपर पैरेक्सिया हो जाता है, तेज बुखार होता है, जोड़ों में दर्द व सूजन होता है, त्वचा पर लाल चकत्ते होते हैं, गांठें बन जाता है, हृदय में रगर होना, फ्रिक्शन होना, कार्डियक मायोकार्डियल हृदय में गांठ बन जाता है, मिट्रियल बाल्ब सिकुड़ता है और बाल्ब जो है वहाँ पे ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर जो आप देखें उसी को यहाँ पे लक्षण में बता दिया गया है कि चूँकि फीवर है तो फीवर भी होगा, फीवर के बाद यह हार्ट को भी प्रॉब्लम पहुँचाता है, चूँकि यह एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो दर्द सूजन होगा ही, चकत्ता होगा ही, यह सब इन्फ्लामेशन में ही आता है, गांठें भी बनेगा, यह सब इन्फ्लामेशन में ही आता है, हृदय में रगर पड़ेगा, मायोकार्डियम होता है हृदय के मध्य परत, उसमें गांठ बन सकता है। ठीक है, और मिट्रियल बाल्ब जो है सिकुड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यह सब जो है आपके बाल्ब में प्रॉब्लम और बुखार वगैरह, जोड़ों में दर्द वगैरह, चकत्ता वगैरह होता है त्वचा पर। तो यही हमारा लक्षण और चिन्ह होता है आरएचडी का या रूमेटिक फीवर का, ये बात वही है। ठीक है, और सारे चीज़ है, लक्षण इसका ज़्यादा है, सांस लेने में परेशानी होता है, जब हृदय में प्रॉब्लम होगा तो सांस लेने में परेशानी होगा ही, धड़कन तेज़ हो जाता है, बाल्ब अगर ख़राब होगा तो धड़कन तो तेज़ होगा ही होगा, हृदय में मरमर की तरह आवाज़ आती है, सूखी खांसी होगा, भूख नहीं लगेगा, कमजोरी होगा, बेचैनी होगा। मतलब जिनको ये पता है कि यह बीमारी होता क्या है, उनमें कारण क्या है, तो आप आराम से लक्षण को जो है लिख सकते हैं। अब इतना सारा लक्षण बताया गया है जिसमें बुखार से लेकर इन्फ्लामेशन से लेकर हार्ट डिजीज तक दिया गया है, तो आप इस तीनों से जरिए आप नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बुखार भी हो रहा है, जोड़ों में दर्द भी हो रहा है, सूजन भी हो रहा है, चकत्ता भी हो रहा है और हार्ट में भी, हार्ट के बाल में भी परेशानियाँ पहुँच रहा है, तो उससे संबंधित जो जो लक्षण होगा लिख देंगे। समझ गए, चलिए ये हो गया। अब इसके निदान देखिए, निदान मतलब डायग्नोसिस क्या क्या होगा इसमें। तो पहले किसी भी बीमारी के लिए लक्षण की जांच, ब्लड जांच, फिजिकल जांच, ये तीन चीज़ें किसी भी बीमारी में लिख दीजिएगा, किसी भी बीमारी के निदान में, तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्लड जांच में WBC का टेस्ट किया जाता है, ECR का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेंडिमेशन रेट होता है। ओके, एल्बुमिन यूरिया का टेस्ट होता है, ECG का टेस्ट किया जाता है चेस्ट के लिए। ठीक है, कि सही से जो है हार्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, चूँकि बाल खराब होता है तो ECG में गड़बड़ जो है रीडिंग आने लगता है। चेस्ट एक्सरे हो सकता है, इको करवा सकते हैं हार्ट के लिए। तो यह सब कुछ निदान है जिसको यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। नॉर्मल निदान है जो कि नॉर्मल आप लोग जानते हैं, समझ गए। जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, अगर मान गए कोई अगर इस फीवर पर ध्यान नहीं देता है तो उसमें आपको पैंक्राडाइटिस मतलब हृदय का संपूर्ण समस्या हो सकता है। ठीक है, वाल्वल स्टेनोसिस मतलब जो बाल्ब है, बाल्ब में विकृतियाँ हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जा सकता है मतलब तंत्रिका तंत्र में क्षति हो सकता है, हार्ट फेल कर सकता है और डेथ भी कर सकता है। जाहिर सी बात है, जब आपके हार्ट का बाल्ब खराब हो जाएगा तो जब तक जिंदा है, दवाई के ऊपर चल रहे हैं, कब डेथ हो जाएगा कोई पता नहीं है। ठीक है, तो यह सब जटिलता होता है। किसका जटिलता, आपके कहिए तो आरएचडी का या रूमेटिक फीवर का, समझ गए। तो यह सब जटिलता है, लिख दीजिएगा। ओके,
अब इसका प्रबंध क्या करेंगे, प्रबंध कैसे होगा, तो इसका प्रबंध निम्न प्रकार से, प्रबंध कहिए या उपचार कहिए, जो भी कहिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ। प्रबंध अगर सीधा पूछेगा तो उस प्रबंध में मेडिकल प्रबंध भी आता है, सर्जिकल प्रबंध भी आता है, नर्सिंग प्रबंध भी आता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इसमें बीमारी में सर्जिकल होता है, सर्जरी होता है। अगर नहीं होता होगा तो सर्जरी को आप उड़ा दीजिएगा, तो सिर्फ मेडिकल और नर्सिंग प्रबंध लिखिएगा। अगर होता है सर्जरी तो फिर तीनों प्रबंध आपको लिखना पड़ेगा, सर्जरी भी लिखना पड़ेगा, मेडिकल दवाइयाँ भी लिखना पड़ेगा और नर्सिंग प्रबंध भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रबंध क्या होता है तो देख लीजिए। इसका प्रबंध निम्न प्रकार से करते हैं। चूँकि यह एक संक्रामक बीमारी है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, तो इसमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं, दिया जाता है। पेनिसिलिन, पिप्रासिलिन, सल्फिलाडिजाइन, एरिथ्रोमाइसिन, यह सब जो है आपको एंटीबायोटिक है जो कि देता है, जिससे आपके बीटा हेमोलाइटिक जो स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया है उसको जो है मारेगा यह एंटीबायोटिक। ओके, दूसरा है एनसेड दवाइयाँ दिया जाता है। ठीक है, एनसेड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, तो यह जो है आपके एनसाइड होता है, जिसे दर्द को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है, जैसे एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया। ठीक है, यह दर्द की दवाइयाँ हैं जो दर्द को नियंत्रित करने के लिए देता है। चूँकि इसके ये प्रॉब्लम में हार्ट दर्द भी, चेस्ट पेन भी हो सकता है। ठीक है, और भी पेन होगा तो यह सब पेन में काम करेगा। ओके, एनसाइड दवाइयाँ हैं। तीसरा जो है प्रबंध में रोगी को आवश्यकता अनुसार अन्य दवाइयाँ दिए जाते हैं, जैसे एंटासिड गैस को कम करता है। ठीक है, पाचन को ठीक करता है। एंटीएमेटिक्स जो है उल्टी को जो है रोकता है। एंटी हिस्टामिल जो कि हिस्टामिल वर्ग का एलर्जी वगैरह के लिए दिया जाता है, जिससे चकत्ता वगैरह ठीक हो सकते हैं। ठीक है, चौथा है रोगी को स्टेरॉयड दिए जाते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन, बहुत सारे आता है, कॉर्टिकोसोन आता है, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन आता है, प्रेडनिसोन, डेक्सोना, ये सब आपके जो है स्टेरॉयड दवा है। और स्टेरॉयड दवा का काम होता है आपके शरीर में दर्द को, सूजन को, बहुत सारे रोगों में यह जो है काम करता है स्टेरॉयड दवा। ठीक है, स्टेरॉयड दवा देखते होइएगा, बॉडी को फुलाने के लिए भी जो है जिम वाला सब जो है इसका इंजेक्शन लेता है। तो बहुत सारे स्टेरॉयड का काम होता है, लेकिन स्टेरॉयड का आदत पड़ना गलत है। अगर आदत पड़ जाएगा तो फिर आपके शरीर पर क्षति भी दे सकता है, लेकिन इसका बहुत सारा काम भी है, बहुत सारा उपयोग भी है। ठीक है, तो स्टेरॉयड भी दिया जा सकता है। ओके, तो यह सब कुछ जो है आपके यहाँ पे प्रबंध था, जो मैंने बता दिया। क्या क्या प्रबंध था आपके सामने में है। एंटीबायोटिक देंगे, एनसाइड दवाइयाँ देंगे। ठीक है, आवश्यकता अनुसार अलग अलग एंटासिड, एंटीमेटिक, एंटीहिस्टामिन देंगे, और स्टेरॉयड दवाइयाँ भी दे सकते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन, बहुत सारे सोलोन वाला जो दवाइयाँ होता है वो सब स्टेरॉयड में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो ये हो गया दवाइयाँ का प्रबंध, मतलब चिकित्सीय उपचार। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध। अब आप लोग समझिए, एक पेशेंट को बुखार हुआ, बुखार से जोरों में दर्द हुआ, सूजन हुआ, और उसको जो है हार्ट में प्रॉब्लम आ गया। तो हार्ट के लिए, बुखार के लिए, सभी चीज़ों को, चूँकि यह कनेक्टिविटी है। अगर आप आरएचडी के बारे में प्रॉपर लिखिएगा ना, फिर भी वहाँ पे बुखार के बारे में लिखना पड़ेगा कि यह जो है रूमेटिक फीवर होने के बाद जो है हृदय का वाल्व का क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसमें व्यक्ति का जो है ब्लड जो है एक से दूसरे चैम्बर में जाने में बैक आने, चूँकि वाल्व अगर ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वह जो है सही से दूसरे चैम्बर में नहीं जा पाएगा, या फिर बैक आने लगेगा। तो यही जो है प्रॉब्लम होता है। तो आरएचडी हो या रूमेटिक फीवर हो, दोनों के बारे में सेम कंडीशन है। पहले रूमेटिक फीवर होगा, तब उसके बाद जो है आपके यह रूमेटिक हार्ट डिजीज आ जाता है। ठीक है, अगर जो रूमेटिक फीवर को नज़रअंदाज कर देता है उसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज आ जाता है, आरएचडी। तो आप उसका नर्सिंग प्रबंध देख लीजिए क्या क्या है। रोगी को पूर्ण आराम देना चाहिए, डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ देनी चाहिए। रोगी को संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक औषधि व संक्रमित व्यक्ति से न मिलने देना चाहिए। रोगी को आरामदायक बिस्तर पर जो है उपलब्ध कराना, शांत वातावरण देना चाहिए। रोगी को कम नमक व भोजन, कम तरल ज़्यादा लेना के सलाह देनी चाहिए। तो ये सब जो है आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अगर मान गए व्यक्ति का फीवर है, सिर्फ अभी रूमेटिक का फीवर है, तो अगर रूमेटिक फीवर अगर ठीक हो गया तो व्यक्ति में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाल्व अगर ख़राब हो गया तो फिर जो है व्यक्ति में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर उसे हार्ट का सर्जरी वगैरह करवाना पड़ता है। समझ गए? तो यह जो है आपके हो गए, मैंने बता दिया, आप इसको लिख दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर तो मैंने 5 ही ना लिखा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने 5 बता दिया, लेकिन आप इसका नर्सिंग प्रबंध खुद से और ज़्यादा लिखिएगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है
है तो मैंने बार बार बताता हूँ, पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कम से कम 5 पॉइंटें सेलेक्ट कीजिए मेन जो इसमें समस्या होता हो, और उस समस्या का जो है आप प्रबंध सब में 2-2 4-4 लाइन लिख के कर दीजिए, यही इसका नर्सिंग प्रबंध हो जाएगा। ठीक है, समझ गए चीज़ों को। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा माय डियर, तब तक के लिए धन्यवाद।